आज हम उस ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे जो हम सबको आकार देता है, बचपन। हमारे पास शिक्षकों के लिए बनाया गया एक बहुत ही दिलचस्प एजुकेशनल वीडियो है जो बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के रहस्यों को खोलता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि बच्चे कैसे बड़े होते हैं, बल्कि उस छुपे हुए कोड को समझना है जो हम सबके अंदर काम करता है। क्या ये कोड पहले से लिखा होता है या हम उसे अपने अनुभवों से लिखते हैं? मुझे लगता है ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कहीं ना कहीं छूता है। ये एक शानदार सवाल है और इसका जवाब हाँ या नहीं में नहीं है। ये एक डांस की तरह है जो प्रकृति और परवरिश के बीच, मतलब नेचर और नर्चर के बीच लगातार चलता रहता है। और ये वीडियो इसी डांस के कुछ सबसे ज़रूरी स्टेप्स को समझने में हमारी मदद करता है। अच्छा, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो सोर्स सामने रखता है वो है दो शब्द जिन्हें हम अक्सर एक ही मान लेते हैं, वृद्धि यानी ग्रोथ और विकास यानी डेवलपमेंट। हाँ, मुझे तो ये हमेशा से एक ही लगते थे, बस शरीर का बड़ा होना। और यही सबसे आम गलतफहमी है। स्रोत इसे बहुत खूबसूरती से अलग करता है। सोचिए, ग्रोथ वो चीज़ है जिसे आप लिटरली माप सकते हैं, इंच, सेंटीमीटर, किलो। अच्छा, बच्चे की हाइट बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है, ये पूरी तरह से एक क्वांटिटेटिव चेंज है, अ नंबर्स गेम। ठीक है, तो ग्रोथ मतलब जिसे हम स्केल या टेप से नाप सकें। ये तो सीधा है। तो फिर डेवलपमेंट इससे अलग कैसे हुआ? डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी, एक 360 डिग्री पिक्चर है। ये सिर्फ शरीर का बड़ा होना नहीं, बल्कि क्षमताओं का कॉम्प्लेक्स होना है। इसमें बच्चे का सोचना, महसूस करना, दूसरों से जुड़ना, भाषा सीखना, सब कुछ शामिल है। सब कुछ? हाँ, ये क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी। मतलब बच्चा सिर्फ बड़ा नहीं हो रहा, वो बेहतर भी हो रहा है, ज्यादा कुशल हो रहा है। ये परिपक्वता और अनुभव का संगम है। अच्छा, तो ये नेचर वर्सेस नर्चर वाली बहस की तरह लग रहा है। मतलब जो हमें जन्म से मिला और जो हमें दुनिया ने सिखाया। बिल्कुल। स्रोत इसे गुणात्मक प्रक्रिया कहता है, जिसका मतलब है कि ये दोनों चीजें जुड़ती नहीं बल्कि गुणा होती हैं। ओहो, गुणा होती हैं। हाँ, एक दूसरे के असर को कई गुना बढ़ा देती हैं। आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी वो फाउंडेशन है जो हमें मिलता है, जैसे आंखों का रंग या शायद संगीत या खेल के लिए एक नेचुरल टैलेंट। और परिवेश यानी एनवायरनमेंट वो सब कुछ है जो उस फाउंडेशन पर बनता है। हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारा स्कूल, यहाँ तक कि हम कौन से गाने सुनते हैं या कौन सी किताबें पढ़ते हैं। एग्जैक्टली। मुझे सोर्स में सुनीता की कहानी बहुत अच्छी लगी। हाँ, मैंने भी देखा। वो इस नेचर नर्चर की पहेली को एकदम सुलझा देती है। हाँ, वो कमाल का उदाहरण है। बताइए उसके बारे में। सुनीता में डांस करने की एक जन्मजात लय और क्षमता थी। ये उसकी हेरिडिटी थी। लेकिन असली जादू तब हुआ जब उसके परिवेश ने उसे सपोर्ट किया। हाँ, उसके माता पिता। हाँ, जब भी वो नाचती, उसके माता पिता ताली बजाते। वो उसे टीवी पर डांसर्स को देखकर नकल करने के लिए कहते। तो यहाँ क्या हुआ? उसकी अंदरूनी क्षमता को बाहरी प्रोत्साहन से गुणा कर दिया गया। नतीजा? उसने बहुत जल्दी सीख लिया। उसने बहुत जल्दी और शानदार डांस सीखा। अगर उसे वैसा माहौल न मिलता तो शायद उसका वो टैलेंट कभी उतना निखर ही नहीं पाता। तो ये सिर्फ 1 + 1 = 2 नहीं है, ये 2 × 2 = 4 जैसा है। दोनों एक दूसरे के असर को एम्पलीफाई कर देते हैं। कमाल है। तो ये नेचर और नर्चर का खेल तो समझ आ गया, लेकिन क्या ये खेल किसी भी डायरेक्शन में खेला जाता है या इसके भी कुछ नियम हैं? नियम है? मुझे लगता है सोर्स में कुछ पैटर्न्स बताए गए हैं कि विकास किस दिशा में बढ़ता है। हाँ, और ये बहुत फैसिनेटिंग है। विकास रैंडम नहीं होता, इसका एक तयशुदा ब्लूप्रिंट है। स्रोत दो मुख्य सिद्धांतों की बात करता है। मैंने देखा है कि छोटे बच्चे सबसे पहले अपना सिर साधना सीखते हैं। महीनों लग जाते हैं उन्हें गर्दन संभालने में, और चलना तो बहुत बाद में आता है। क्या इसका कोई पैटर्न है या हर बच्चा अलग होता है? नहीं, ये एक यूनिवर्सल पैटर्न है और सोर्स इसे एक बहुत ही दिलचस्प नाम देता है, सेफेलोकॉर्डल सिद्धांत। सेफेरोकॉर्डल? हाँ, सेफेलोकॉर्डल। ये ग्रीक शब्दों से बना है, जिसका मतलब है सिर से पूंछ की ओर, या आसान भाषा में सिर से पैर की ओर। विकास हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होता है। अच्छा। पहले दिमाग और सिर का कंट्रोल आता है, फिर धड़, और सबसे आखिर में पैरों का। वाओ! तो ये तो हमारे एवोल्यूशन का कोड है जो हर बच्चे में रिपीट होता है। और दूसरा सिद्धांत क्या है? दूसरा सिद्धांत है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल। या ओके। इसका मतलब है केंद्र से बाहर की ओर। विकास शरीर के केंद्र यानी रीढ़ की हड्डी
और टॉर्सो से शुरू होकर बाहर की तरफ फैलता है, कंधों, फिर कोहनी, फिर कलाई और आखिर में उंगलियों तक। यह बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। मतलब शरीर पहले अपनी कोर स्ट्रेंथ, अपनी रीढ़ की हड्डी मजबूत करता है और उसके बाद ही उंगलियों जैसे फाइन टूल्स पर कंट्रोल आता है। मैं तो सोचता था कि बच्चे हाथों से ही दुनिया को सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं। वो करते हैं, लेकिन कैसे? एक छोटा बच्चा किसी खिलौने को पकड़ने के लिए अपनी पूरी बांह का इस्तेमाल करता है ना? हाँ, पूरे हाथ से घसीटता है। बिल्कुल। महीनों बाद जाकर वो उसे सिर्फ अपनी उंगलियों से उठाने की काबिलियत हासिल करता है। ये प्रॉक्सिमो डिस्टल सिद्धांत का लाइव एक्शन है और ये हमें मोटर स्किल्स के विकास पर ले आता है। हाँ, ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी बहुत छोटे बच्चे को सीधे पेंसिल पकड़ाकर लिखने के लिए कहते हैं, तो हम एक तरह से उसके नेचुरल डेवलपमेंट के खिलाफ जा रहे हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि उसका शरीर तो अभी बड़ी मसल्स जैसे हाथ हिलाने पर फोकस कर रहा है, उंगलियों पर नहीं। यही वो इनसाइट है जो शिक्षकों और माता-पिता के लिए जरूरी है। विकास हमेशा ग्रॉस मोटर स्किल्स से फाइन मोटर स्किल्स की तरफ बढ़ता है। ग्रॉस स्किल्स में बड़ी मांसपेशियां शामिल होती हैं, दौड़ना, कूदना, फेंकना। और फाइन स्किल्स में छोटी। हाँ, फाइन स्किल्स में छोटी मांसपेशियां, लिखना, बटन लगाना, सुई में धागा डालना। हमें पहले बच्चों को खेलने, दौड़ने, बड़ी चीजें उठाने के मौके देने चाहिए ताकि फाइन स्किल्स के लिए एक मजबूत फाउंडेशन बन सके। सही बात है। आप सीधे 10वीं मंजिल नहीं बना सकते, पहले जमीन मजबूत करनी पड़ती है। इस वीडियो में एक और दिलचस्प बात सामने आई कि विकास सीधी रेखा में नहीं बल्कि स्पाइरल यानी चक्रीय होता है। इसका क्या मतलब हुआ? ये तो सुनने में काउंटर इंट्यूटिव लगता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप कोई पहाड़ चढ़ रहे हैं। आप सीधे चोटी तक नहीं जाते, फिर आप दोबारा चढ़ाई शुरू करते हैं। विकास भी ऐसा ही है। ये आगे बढ़ता है, फिर थोड़ा पीछे जाकर सीखी हुई चीजों को कंसोलिडेट करता है, उन्हें मजबूत करता है और फिर नई छलांग लगाता है। अच्छा। हम अपने पिछले अनुभवों की नींव पर ही नई इमारत खड़ी करते हैं। that makes so much sense. ये 2 कदम आगे 1 कदम पीछे वाली बात जैसा है, ताकि हमारी नींव पक्की हो जाए। अब कुछ और गहरा उतरते हैं। स्रोत में सेंसिटिव पीरियड यानी संवेदनशील काल का जिक्र है। ये शब्द सुनने में ही बहुत जरूरी लग रहा है। और ये है भी। ये विकास की वो खास खिड़कियां हैं जब बच्चा किसी खास स्किल को सीखने के लिए दिमागी और शारीरिक तौर पर सबसे ज्यादा तैयार होता है। एक तरह का अपॉर्चुनिटी विंडो। बिल्कुल। ये वो समय है जब सीखना सबसे आसान और सबसे असरदार होता है। स्रोत में भाषा का बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, कि शुरुआती कुछ साल भाषा सीखने के लिए गोल्डन पीरियड होते हैं। बिल्कुल। उस दौरान बच्चे का दिमाग भाषा के पैटर्न को सोखने के लिए एक स्पंज की तरह होता है। अगर उस सेंसिटिव पीरियड में उसे एक रिच लैंग्वेज एनवायरनमेंट नहीं मिलता, मतलब लोग उससे बात नहीं करते, उसे कहानियां नहीं सुनाते, तो बाद में उसे भाषा सीखने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। तो वो खिड़की बंद हो जाती है। पूरी तरह बंद नहीं होती, लेकिन वो उतनी चौड़ी नहीं रहती। लेकिन क्या ये विचार थोड़ा डरावना नहीं है? मतलब अगर किसी बच्चे के शुरुआती साल मुश्किलों में बीते, तो क्या हम ये मान लें कि उसका भविष्य भी मुश्किल होगा? क्या बाद के अच्छे अनुभव उस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते? ये बाल विकास की सबसे बड़ी बहसों में से एक है। आरंभिक बनाम बाद के अनुभव। और स्रोत राघव के उदाहरण से इसी सवाल को छूता है। राघव की कहानी दिल तोड़ने वाली है, लेकिन बहुत कुछ सिखाती है। उसके बारे में बताइए। राघव को अपने बचपन में माता पिता का प्यार और ध्यान नहीं मिला। वो भावनात्मक रूप से उपेक्षित था। बड़े होने पर स्कूल में उसे बहुत अच्छे और सपोर्टिव टीचर्स मिले जिन्होंने उसकी बहुत मदद की। तो मतलब माहौल बाद में अच्छा मिला? हाँ, मिला। लेकिन इसके बावजूद उसे लोगों पर भरोसा करने, रिश्ते बनाने और इमोशनली रिस्क लेने में हमेशा एक झिझक रहती थी। उसके शुरुआती अनुभवों ने उसके व्यक्तित्व पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ दी थी। तो इसका मतलब है कि शुरुआती साल एक तरह से हमारी नींव के पत्थर हैं। अगर वो कमजोर रह जाएं, तो बाद में इमारत कितनी भी अच्छी बना लो, एक डर हमेशा बना रहता है। कुछ हद तक हाँ। ये दिखाता है कि शुरुआती अनुभवों का असर कितना गहरा और स्थायी हो सकता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि बदलाव नामुमकिन है, लेकिन ये मुश्किल जरूर हो जाता है। विकास की अवस्थाओं की बात करें तो किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस हमेशा से बहुत फैसिनेट करती है। स्रोत में काल्पनिक दर्शक यानी इमेजिनरी ऑडियंस का जिक्र है, जो मुझे बहुत मजेदार लगा। हाँ, ये हर किशोर की कहानी है।
उन्हें सच में लगता है कि वो एक स्टेज पर है और दुनिया के बाकी सब लोग ऑडियंस है। हर कोई बस उन्हीं को देख रहा है। हाँ, उन्हीं के बारे में सोच रहा है और उन्हीं को जज कर रहा है। मुझे अपना स्कूल का फेयरवेल याद आ गया। मैंने एक अजीब से रंग की टाई पहनी थी और मुझे सच में लग रहा था कि पूरा स्कूल बस मेरी टाई पर ही एक सीक्रेट मीटिंग कर रहा है। बिल्कुल ये कितनी रियल फीलिंग होती है उस उम्र में। होती है। स्रोत में शादी में जाने का उदाहरण है। एक किशोर तैयार होता है और उसे लगता है कि महफिल में घुसते ही सबकी नजरें सिर्फ उसी पर टिक जाएंगी। देखो उसने क्या पहना है, उसके बाल कैसे लग रहे हैं। ये आत्मचेतना इतनी ज्यादा होती है कि वो हर छोटी सी चीज को लेकर परेशान रहते हैं। और शायद इसीलिए दोस्तों की राय ज्यादा मायने रखती है उस वक्त। हाँ, इसी वजह से इस उम्र में परिवार से ज्यादा दोस्तों की राय मायने रखती है, क्योंकि दोस्त ही उनकी असली ऑडियंस होते हैं। ये काल्पनिक दर्शक वाली बात तो आज के सोशल मीडिया के जमाने में और भी ज्यादा सच लगती है। पहले तो बस शादी या पार्टी में लोग देखते थे, अब तो हर पल इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर एक ऑडियंस मौजूद है। ये एक बेहतरीन पॉइंट है। स्रोत इस पर सीधे तौर पर कुछ नहीं कहता, लेकिन ये दिखाता है कि किशोरावस्था का ये नेचुरल फेज अब टेक्नोलॉजी की वजह से 24/7 ऑन रहता है। वो काल्पनिक दर्शक अब एक रियल डिजिटल ऑडियंस बन गया है, जिसका असर उनके मेंटल हेल्थ पे भी पड़ सकता है। बिल्कुल। अब चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं। स्रोत बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करता है। ये उस पुरानी सोच से कैसे अलग है जहां बच्चों को एक खाली स्लेट माना जाता था? ये सोच में एक जमीन आसमान का फर्क है। पुरानी सोच थी कि बच्चा एक खाली बर्तन या कोरी पट्टी ब्लैंक स्लेट है और शिक्षक का काम है उसमें ज्ञान भरना। हाँ, बस जानकारी भरते जाओ। लेकिन आज के सिद्धांत, जैसा कि स्रोत बताता है, बच्चों को सक्रिय प्राणी मानते हैं। वो पैसिव रिसीवर्स नहीं हैं, बल्कि अपने ज्ञान के एक्टिव कंस्ट्रक्टर्स हैं। मतलब वो अपनी समझ खुद बनाते हैं। बिल्कुल, वो अपने आसपास की दुनिया से बातचीत करके, प्रयोग करके और गलतियां करके अपनी समझ खुद बनाते हैं। तो शिक्षक का रोल सेज ऑन द स्टेज से बदलकर गाइड ऑन द साइड हो जाता है। परफेक्टली पुट। शिक्षक ज्ञान देने वाला नहीं, बल्कि सीखने का माहौल बनाने वाला बन जाता है। और इसी समझ से एक और जरूरी बात निकलती है, समाज बच्चों के विकास को कैसे प्रभावित करता है, खासकर जेंडर को लेकर। हाँ, स्रोत में आलोक का उदाहरण इस पर सीधी चोट करता है। हाँ, वो उदाहरण बहुत कुछ कहता है। आलोक अपने दोस्त से कहता है कि वो फुटबॉल खेलेगा क्योंकि वो लड़का है, और उसकी बहन खो-खो खेलेगी क्योंकि वो लड़की है। और उसका तर्क, लड़कियां फुटबॉल नहीं खेल सकती। ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। ये एक मानसिक खाका है जो समाज ने बना दिया है कि लड़के कैसे होते हैं और लड़कियां कैसी होती हैं, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और ये सोच फिर पक्षपात को जन्म देती है। हाँ, आलोक ने ये नियम खुद नहीं बनाया, उसने इसे अपने समाज, अपने परिवेश से सीखा है। ये दिखाता है कि विकास सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया नहीं है, ये एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो सबसे बड़ी तस्वीर उभर रही है वो ये है कि विकास कोई सीधी सपाट सड़क नहीं है। ये हमारे जीन्स और हमारी दुनिया के बीच एक लगातार चलने वाली जटिल बातचीत है। ये सिर्फ इंच में लंबा होना नहीं, बल्कि सोच और क्षमताओं में गहरा होना है। बिल्कुल। और इन सिद्धांतों को समझना, चाहे वो सिर से पैर की ओर का पैटर्न हो या शुरुआती अनुभवों का गहरा असर, एक बच्चे के साथ हमारे व्यवहार को, हमारी उम्मीदों को पूरी तरह बदल सकता है। सही बात है। ये हमें एक बेहतर माता पिता, बेहतर शिक्षक और शायद एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। स्रोत में मस्तिष्क नमनीयता यानी ब्रेन प्लास्टिसिटी का भी जिक्र है, यानी अनुभव के आधार पर मस्तिष्क के बदलने की अद्भुत क्षमता। और ये मुझे वापस राघव की कहानी पर ले आता है और एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। राघव जैसे मामलों में जहां शुरुआती नींव कमजोर रही हो, क्या बाद के सकारात्मक अनुभव और ब्रेन प्लास्टिसिटी उस गहरे खाके को सच में बदल सकते हैं? बचपन का लिखा हुआ कहाँ खत्म होता है और हमारे बदलने की क्षमता कहाँ से शुरू होती है? ये सोचने वाली बात है।